हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बहुत सारे किए हुए हैं, तो आज उसी कंटिन्यूटी में आज फिर मैं कुछ और एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो स्पेशली आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको इग्नोर मत कीजिएगा, इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। Yes, this is our first question. Fan in of a component A is defined as number of components that call or pass control to component A that are called by component A that are dependent on component A or number of components related to component A. सबसे पहले तो आपको फैन इन का पता होना चाहिए कि फैन इन क्या होता है। लेट्स से आपके पास कंपोनेंट ए है, ठीक है। अब जो आपके पास सब कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट्स हमारे पास बी और सी, ठीक है। इन सब की जो है आप इनकमिंग एरो जो है ए की साइड आ रही है। इट मीन्स क्या होगा कि बी और सी जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट्स हैं जो अपना कंट्रोल किसको पास कर रहे हैं, कंपोनेंट ए को पास कर रहे हैं। ये तो होता है फैन इन, जब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की तरफ एरोज आए, इनकमिंग एरोज आए। और फैन आउट क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को यूज करे, अपना कंट्रोल किसी दूसरे कंपोनेंट को पास करे। तो आपसे पूछा गया फैन इन, फैन इन में क्या हुआ, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट कैन कॉल और पास कंट्रोल टू कंपोनेंट ए। बी और सी किसको पास हो रहे हैं, कंट्रोल ए को पास हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपसे यहाँ पे फैन आउट पूछा जाता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन फैन इन पूछा गया तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन अ मॉड्यूल इज। हमारे पास एक मॉड्यूल के अंदर जब उसके डेटा एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन होता है, तो मैक्सिमम जब रिलेशन होता है तो हम उसको अच्छे डिजाइन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टेक्निक होती है, कोहेशन और कपलिंग, ठीक है। पहले भी वीडियोस में मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ। कोहेशन क्या होता है, जब एलिमेंट्स, डेटा एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड हो विद इन द मॉड्यूल, विद इन द एक ही मॉड्यूल के अंदर अगर ये कनेक्टेड है तो हम उसको कोहेशन कहते हैं। और जब डेटा मॉड्यूल्स कनेक्टेड विद अनदर मॉड्यूल, कनेक्टेड विद अनदर मॉड्यूल्स, तो उसको हम कपलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि रिलेशनशिप ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन अ मॉड्यूल, तो ये होगा आपका कोहेशन। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Next question is, software configuration management is the discipline for systematically controlling the change due to evolution of work product as the project proceeds. The change due to defects being found and then fixed. It changes due to requirement changes or all of the. ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जितने भी आप चेंजेस करते हैं उन सबको ट्रैक करता है और कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन जो होगा आपका फोर्थ ही होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जो आपके ए बी सी सभी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की ही एक्टिविटी है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द टास्क ऑफ ट्रैकिंग और कंट्रोलिंग द चेंजेस इन अ सॉफ्टवेयर, पार्ट ऑफ लार्जर क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और SCM practices include revision control और establish the baseline, ठीक है। Which one of the following is not a step of software engineering? Software engineering का step, requirement elicitation, requirement analysis, requirement design और requirement documentation। देखिए elicitation का मीनिंग क्या होता है, गैदरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कई बार एग्जाम में रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि एलिसिटेशन का मीनिंग क्या होता है, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी हम करते हैं। रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, देखो डिज़ाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंटेशन जरूर करते हैं जो हम SRS बनाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रिक्वायरमेंट से अकॉर्डिंग, तो होता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। जैसे ही आपने फिजिबिलिटी स्टडी चेक किया, एक होता है हमारा रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन।
रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, एक होता है हमारा रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, और लास्ट जो होता है वो हमारा होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डेफिनेशन आ जाएगी जिसमें हम गैदरिंग और ये सब करेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डाटा एंड एक्चुअल एनवायरनमेंट, उसको क्या कहते हैं। देखो, अल्फा टेस्टिंग आपका जो डेवलपर होता है वही करता है, ठीक है, डेवलपर के थ्रू परफॉर्म की जाती है। यानी कि अगर डेवलपर परफॉर्म करेगा तो वो अपने ही एनवायरनमेंट में करेगा, किसी कंपनी में जहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाए वहीं पर उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसको हम अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। बीटा टेस्टिंग जब आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है और उसको जब आप दूसरे यूजर्स को यूज़ करने के लिए देते हैं, क्लाइंट को यूज़ करने के लिए देते हैं, और क्लाइंट को बोलते हैं कि आप इसको यूज़ कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो क्लाइंट कहाँ पर करेगा, क्लाइंट अपने एनवायरनमेंट में करेगा, जो उसका एक्चुअल एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है। और रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, जब आप कोई चेंजेस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर दोबारा से टेस्टिंग जो करते हैं उसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो बीटा टेस्टिंग क्या है, किस टेस्टिंग के अंदर एक्चुअल एनवायरनमेंट में और एक्चुअल डेटा के साथ इसकी टेस्टिंग होती है और इसको क्लाइंट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन पॉइंट इज कैलकुलेटेड एज यूएफपी सीएफ, यूएफपी एफईसी, यूएफपी कॉस्ट और यूएफपी प्रोडक्टिविटी। देखिए, ये फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। यूएफपी इंटू सीएफ फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए होता है। यूएफपी स्टैंड फॉर अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, ठीक है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। और सीएफ क्या होता है, कैलकुलेटेड एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेना। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा कपलिंग, स्टाम्प कपलिंग, कॉमन कपलिंग और कंटेंट कपलिंग। अब डेटा कपलिंग का क्या मतलब होता है, हमारे पास कपलिंग भी अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। डेटा कपलिंग के अंदर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे देती हूँ। डेटा कपलिंग में हम डेटा की शेयरिंग करते हैं, ठीक है, डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, और कम्युनिकेशन होता है या डेटा पास होता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन कपलिंग होती है, कॉमन कपलिंग में हम क्या करते हैं, कॉमन कपलिंग में कुछ शेयर डेटा होता है जिसको मोर देन वन जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको शेयर करते हैं, यहाँ पर शेयर डेटा होता है। कंटेंट कपलिंग में हम करते हैं, कंटेंट कपलिंग के अंदर यहाँ पर एक मॉड्यूल अपना कंट्रोल किसी दूसरे मॉड्यूल को पास कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल पासिंग होती है। और जो आपका स्टाम्प कपलिंग है, स्टाम्प कपलिंग के अंदर डेटा स्ट्रक्चर पास किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर पास किया जाता है एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा, डेटा कपलिंग क्या है, मॉड्यूल ए और बी शेयर डाटा, ये तो शेयर डाटा हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन कपलिंग हो जाएगा। सिमिलरली डेटा कपलिंग, डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल इज पास्ड ऑन द फैक्ट दैट दे कम्युनिकेट बाय ओनली पासिंग ऑफ डाटा, पासिंग डाटा, सिर्फ पास करेंगे डाटा को, ठीक है। तो ए का 2 और जो आपका उसके बाद है स्टाम्प कपलिंग। स्टाम्प कपलिंग में क्या होता है आपका कि व्हेन कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर जब पास किया जाता है, बी का 3 पार्ट हो जाएगा और सी का आपका 1 है। और कंटेंट कपलिंग में हम एक मॉड्यूल का कंट्रोल दूसरे मॉड्यूल को दे देते, यानी कि फर्स्ट का है 2, ये ओके है, सेकंड का है 3, ये ओके है,
थर्ड का है फर्स्ट, ये ओके है, फोर्थ का है डी, ये okay। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर मिथ। मिथ क्या होती है कि गलत फहमियां, जिसकी मतलब रॉन्ग असम्पशंस जिनको लोग करते हैं। वंस वी राइट द प्रोग्राम गेट इट टू वर्क आवर जॉब इज डन। ठीक है, एक बार आपने प्रोग्राम लिखा, अगर वो काम ठीक कर रहा है तो आपकी जॉब डन हो गई है। सेकेंड ऑप्शन इसने कहा कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कंटिन्यू चेंजेस बट चेंज कैन इजीली अकोमोडेट बिकॉज सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल इसलिए चेंज इजीली आप कर सकते हो। इफ वी गेट बिहाइंड शेड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्रामर्स एंड कैच। अगर शेड्यूल आपका कम हो रहा है, आपको जल्दी प्रोजेक्ट देना, तो आप प्रोग्रामर को ऐड कर लो और उसमें वो जल्दी से आप कॉप अप कर जाएंगे इस टाइम के साथ। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंटरनली इट विल इनवेरिएबली स्ट्रगल व्हेन इट आउटसोर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइज डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंटरनली, किस तरीके सॉफ्टवेयर को हैंडल करना है, वो अगर इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, इट विल इनवेरिएबली स्ट्रगल व्हेन इट आउटसोर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सबसे गलत मिथ है। मिथ क्या है, यहाँ पर देखो, एक बार आपने प्रोग्राम लिखा, ऑप्शन ए में प्रोजेक्ट आपने एक बार प्रोग्राम लिखा और अब वो ठीक काम करना शुरू हो गया तो जॉब डन हो गई। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक इनपुट पर काम करे, दूसरे इनपुट पर काम ना करे। ठीक है, ये तो मिथ है। ठीक है, सेकंड क्या है कि अगर देखो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो हम क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट को हमेशा हम एक्सटेंडेबल बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ताकि आपको कोई मॉड्यूल में चेंज करना पड़े या नया मॉड्यूल ऐड करना पड़े तो आप इजीली कर दो। ये हमारी जेन्युइन होती है जो हम सॉफ्टवेयर के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये मिथ नहीं है, ये ओरिजिनल है, ट्रुथ है इसमें। ठीक है, ओरिजिनल है और ये ट्रुथ है। इसने कहा कि इफ वी गेट बिहाइंड शेड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्राम्स एंड कैच। तो इसने कहा कि अगर शेड्यूल अगर आप पीछे जाते हो आप ऐड प्रोग्रामर्स को ऐड कर दो, ये भी मिथ है। ठीक है, कि खाली प्रोग्रामर ऐड करने से आप अपने शेड्यूल को कैच नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है इंटरनली हैंडल नहीं हो रहा तो आउटसोर्स से आपको उसको कराना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक मिथ है। ठीक है, तो मिथ क्या नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो मिथ नहीं है, ये ओरिजिनल ट्रुथ है। Our next question है, one weakness of boundary value analysis and equivalence class partition। क्या weakness है? They are not effective. They do not explore combination of input circumstances. They explore combination of input circumstances or none of them. They are not effective। ठीक है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। इनका भी पर्पस है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग का। ये बाउंड्री पे काम करती है। ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज को चेक करती है। दे डू नॉट एक्सप्लोर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सर्कमस्टेंस। यस, सबसे बड़ी वीकनेस जो है इनके अंदर, ये इनपुट कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर नहीं करती है। जैसे मैंने बोला बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर कि आपको फाइंड आउट करना है 1 to 10 आपके इंटीजर नंबर। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर ये क्या करेगा, 1 से 0 को चेक कर लेगा, 10 से आगे 11 को चेक कर लेगा, लेकिन फर्दर जो इन बिटवीन जितनी आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनको ये चेक नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसका बी करेक्ट होगा। फाइन। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट